नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। TV6 न्यूज नेटवर्क का विशेष कार्यक्रम इंडिया गठबंधन पर आज के हमारे दो मेहमान हैं, प्रोफेसर अखिल स्वामी और वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर सुधीर सक्सेना। अब से थोड़ी देर बाद नई दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक है, जिसमें लोकसभा चुनाव की रणनीति, न्यूनतम साझा कार्यक्रम, साझा प्रचार, सीटों पर तालमेल और संयोजक जैसे मुद्दों पर विचार होना है। लेकिन इस बैठक में संसद में गतिरोध और विपक्ष के सांसदों के धड़ाधड़ निलंबन पर भी चर्चा हो सकती है। दरअसल 3 विधानसभा चुनावों में भाजपा की जबरदस्त जीत से विपक्ष को झटका लगा था। संसद में सुरक्षा में सेंध के मुद्दे को लेकर उसमें फिर न सिर्फ आक्रामकता आई है, बल्कि कुछ दिनों पहले अलग अलग सुरों में बोल रहे गठबंधन के नेताओं के बीच अब एकजुटता भी बढ़ गई है। इसलिए इंडिया गठबंधन के नेता सीटों के तालमेल आदि के मुद्दों पर साथ साथ हैं। सांसदों के निलंबन के विरोध में कोई बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं, इस पर भी विचार होने जा रहा है। प्रोफेसर अखिल स्वामी, आप ही से सवाल मैं करता हूं कि क्या आपको उम्मीद लग रही है आज के इस बैठक से? नहीं, देखिए, मुझे केवल उम्मीद नहीं, असल में देश की जनता ये जानना चाहती है। देखिए, देश की जनता व्यग्र है, देश की जनता परेशान है। अगर देश की जनता जुमलेबाजी में न फंसे और ये न फंसे कि विदेश में हमारा डंका बज रहा है, अगर जनता ये न पूछे कि देश का डंका कैसे बज रहा है, जब अमेरिका के राष्ट्रपति जो 26 जनवरी को आने वाले थे नहीं आ रहे हैं, और जिस प्रकार से सारे कनाडा के साथ आपका पंगेबाजी चल रही है, कनाडा से इतने तनावपूर्ण आपके रिश्ते हैं, तो जिन देशों से अच्छे मैत्रीपूर्ण संबंध थे, फिर आपका विदेश में डंका कैसे बज रहा है? अगर जनता ये पूछे तो, अगर जनता ये पूछे जो आर्थिक स्थिति है, बाकी आप कहते हैं तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगी, अगर आप पहली अर्थव्यवस्था भी बन जाते हैं और उसके बाद अखिल स्वामी की, पुष्परंजन जी की और सक्सेना साहब की इनकम में घटोतरी होती है, देश के किसानों की आमदनी में घटोतरी होती है, तो जनता के दबाव में ये लोग एकजुट होने का प्रयास कर रहे हैं। और दूसरा, इनको ये समझ में आ गया है, शायद अगर पता चल जाएगा समझ में आया कि नहीं आया, कि अगर इस बार किसी ने भी नौटंकी करने की कोशिश की इंडिया गठबंधन में, कोई भी पार्टी हो, हम जनता उसको ध्वस्त कर देंगे। बिल्कुल। अब हमारे पास केवल 2 विकल्प हैं, हमारे पास तीसरा विकल्प नहीं है। या तो बीजेपी के समर्थक हैं जो खुलेआम हैं, जो दबंगई से हैं, और दूसरी तरफ वो हैं जो कि देश में मोहब्बत चाहते हैं, देश में दूसरा विकल्प चाहते हैं, अग्निवीर जैसी योजना को खत्म करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि देश के अंदर सद्भाव रहे। इसके बाद तीसरा विकल्प बनने की जो कोशिश करेगा, और देखिए, एक अच्छी बात हुई, चाहे वो तेलंगाना में हुई, चाहे वो कर्नाटका में हुई, चाहे वो मध्य प्रदेश राजस्थान में भी हुई, तीसरे विकल्प के वोट कटे और वो बीजेपी में गए, जिससे बीजेपी जीती। आपने बहुत बड़ी बात कही है प्रोफेसर स्वामी, कि तीसरे विकल्प की चेष्टा अगर हुई तो जनता उनको ध्वस्त कर देगी। और इस गठबंधन की आज की बैठक में, दिल्ली बैठक में कोई बड़ा संदेश निकल के नहीं आता है तो भी जनता उनके खिलाफ हो जाएगी, जो लोग गठबंधन में बैठे हुए हैं। एम आई राइट? मैं ठीक कह रहा हूं प्रोफेसर स्वामी? अब मैं सुधीर सक्सेना जी की तरफ आ रहा हूं। सुधीर जी, 28 राजनीतिक दलों का गठबंधन है इंडिया अलायंस, और पहली बैठक जून में पटना में हुई थी, दूसरी बैठक बंगलुरु में, तीसरी बैठक 3 महीने पहले मुंबई में हुई थी, और 19 दिसंबर 2023 यानी आज के दिन जहां हम तीनों बैठे हुए हैं, वहां आज बैठक दिल्ली में होने जा रही है। तो सबसे बड़ी बात है कि एक तो बैठक में डिले हुआ था, इसको लेके भी थोड़ा बहुत नाराजगी नीतीश कुमार के कैंप से और दूसरे कैंपों से भी आई थी नाराजगी। आज आपको क्या लग रहा है, आप कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या होने जा रहा है बैठक? देखिए पुष्परंजन जी, जैसा कि प्रोफेसर अखिल स्वामी ने कहा, मैं इस बात से सहमत हूं कि जनता व्यग्र है, जनता परेशान है। बहुत सारे मूल्य, बहुत सारी सिद्धांत, बहुत सारी हमारे बीच चिंताएं खड़ी करने के लिए पर्याप्त है, और महंगाई या बेरोजगारी या मुद्रास्फीति आज भी हमारे लिए मायने रखते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारे लोकतांत्रिक मूल्य और संघीय ढांचा खतरे में है। चुनाव के नतीजे जिस तरह से आए हैं, उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि उत्तर और दक्षिण के बीच फासला और फसीलें बढ़ी हैं। दक्षिण के राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व नहीं के बड़े, जबकि उत्तर भारत में भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व है। और उत्तर पूर्व में आप देख रहे हैं क्या हालात है, मिजोरम या मणिपुर या अन्यत्र जो हम लोग के सामने चीजें आई हैं।
लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि चुनाव में मुद्दों पर गैर मुद्दे हावी हैं। इन 5 राज्यों के चुनाव में भी मैंने देखा, अपवाद स्वरूप हम तेलंगाना को छोड़ सकते हैं या मिजोरम को छोड़ सकते हैं, लेकिन मुख्यतः राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जो नतीजे आए हैं, मैं आज भी मानता हूँ कि वो हैरत अंगेज हैं। और अनेक चीजें हैं, हो सकता है नेपथ्य में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो बहस का मुद्दा अब हमारे लिए खैर नहीं है। लेकिन ये शुभ संवाद है कि INDIA की बैठक दिल्ली में होने जा रही है और INDIA को अपने से अधिक आज देश को INDIA जैसे किसी गठबंधन या किसी मंच की जरूरत है, क्योंकि स्थितियां ऐसी कि अगर विपक्षी दलों ने समझबूझ और विवेक से कोई कदम नहीं उठाया तो आने वाले समय में हमारा संविधान और हमारी एकता, हमारी अखंडता, हमारे यहाँ भाईचारा, हमारे यहाँ सेकुलर मूल्य, सारी चीजें खतरे में पड़ जाएंगी। क्योंकि कांग्रेस केंद्रीय या बड़ी पार्टी है, इसलिए उसके ऊपर जिम्मेदारी ज्यादा है और मुझे लगता है कि उसको बड़प्पन दिखाना चाहिए। और जिस तरह मध्य प्रदेश में हुआ, कौन अखिलेश या फलां तरह की बयानबाजी हुई, उससे कांग्रेस या किसी भी पार्टी के नेताओं को बचना होगा, ताकि परस्पर बदमजगी ना हो। और विभिन्न दल समझबूझ का परिचय देकर ही भारतीय जनता पार्टी ने संविधान या अन्य मूल्यों के सामने जो संकट खड़ा कर दिया है उसका सामना कर सकते हैं। मुझे लगता है कि इस बैठक का हमें स्वागत करना चाहिए और उत्सुकता पूर्वक इस बात का इंतजार करना चाहिए कि बैठक में विभिन्न दल क्या राय व्यक्त करते हैं और किस तरह से उनमें न्यूनतम मूल्यों पर, न्यूनतम कार्यक्रम पर सहमति बनती है। पुष्परंजन जी बिल्कुल, बैठक का इंतजार करना चाहिए, क्या सहमति होती है उसका भी इंतजार करना चाहिए। बिल्कुल सहमत हूँ आपसे। देखिए, एक और चीज़ थी प्रोफेसर स्वामी कि संसद में सस्पेंशन की सेंचुरी के करीब विपक्ष है, एक बात। और दूसरा, मतलब सेंचुरी इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 92 लोगों को सस्पेंड किया जा चुका है और बाकी धीरे धीरे 100 की तरफ कहीं ना बढ़ जाए और अचानक ऐसा ना हो कि विपक्ष जो है दोहरा दे, कहीं ना कहीं उस घटना को दोहरा दे। जब बोफोर्स का मुद्दा हुआ था 1989 में, तब इकट्ठे बहुत सारे सांसदों ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया था संसद से। तो कहीं वो 1989 दोहराया ना जाए, ये भी एक बड़ा सवाल है। और दूसरी बात ये है कि अमित शाह ने कहा है कि ये संसद, ये जो गठबंधन है, ये गठबंधन कुछ नहीं, स्क्रीन फेस है। तो आप कुछ कहना चाहेंगे? इस देश का गृह मंत्री सिर्फ उसे स्क्रीन फेस मान रहा है, कुछ नहीं मान रहा है गठबंधन को, उसे खतरा नहीं मान रहा है। तो आपको कैसा लगता है? नहीं, अगर ईवीएम पे विश्वास तो संसद के अंदर घुसे, दूसरे जिनके ऊपर सुरक्षा का दायित्व था, तीसरे वो बीजेपी का MP जिसने पास इशू किया, और चौथा कौन था? जो विपक्षी दल जिन्होंने उन जो लोग थे जो संसद में घुसे उन्हें रोका। ये 4 एंगल्स हैं। अब देखिए, अगर इन 4 एंगल्स में आप सोचें सबसे बड़ा दोषी कौन है? सबसे बड़ा दोषी है जो सुरक्षा तंत्र था। अगर ये फिदायनी हमला होता, जरा कल्पना कीजिए, अगर ये फिदायनी हमला होता और ये आत्मघाती लोग होते और उसमें जहरीली गैस, इसका मतलब यह है कि मेरे देश के सांसदों की जो जान थी वो बिल्कुल हथेली पे रख के सामने अंदर जाते हैं जब वो इस प्रकार संसद में जाते हैं। दूसरा सबसे बड़ा दोषी था वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिसने, और ये बताया जा रहा है वो बीजेपी का कार्यकर्ता है, जिसने पास इशू कराया है वो बीजेपी फेसबुक में उसने वहां पे, और बल्कि IT सेल का सदस्य है। तो अच्छा, दूसरा, तीसरे हैं जो बेचारे विपक्षी दल वाले कह रहे हैं साहब हमारी रक्षा कीजिए, हमारी सुरक्षा कीजिए, उनको आपने दंड दे दिया। अच्छा, जो बच्चे घुसे वो बच्चों को आपने UAPA लगा दिया। दूसरी तरफ कह रहे हैं बड़ी साधारण घटना है। अरे UAPA लगाया तो साधारण घटना कैसे हो गई? ये तो आतंकी हमला हो गया। तो मेरे को ऐसा लगता है, देखिए स्पष्ट बात है, जो बीजेपी सपोर्टर्स हैं उन्हें चाहे 500 रुपए का पेट्रोल मिले, चाहे उन्हें गौमूत्र पीना पड़े, चाहे कुछ हो जाए, वो तो बीजेपी को वोट देंगे। हम जैसे लोगों को जो देश का भला चाहते हैं, देश में एकता अखंडता चाहते हैं, हम जैसे लोगों का ये कर्तव्य है। और ये मैं फिर चेतावनी देता हूं इंडिया गठबंधन को, चाहे कोई भी पार्टी अगर नाटक, जैसे BRS ने नाटक करने की कोशिश की, BRS खत्म हो गई, JDS खत्म हो गई एक प्रकार से, कर्नाटका CM इब्राहिम ने उनका साथ छोड़ दिया। तो असली मुद्दा यह है, हम नहीं माफ करेंगे जो कि बीजेपी की डायरेक्टली इनडायरेक्टली मदद करेगा। ओवैसी साहब को भी
हैदराबाद से चुनाव नहीं जीतने देंगे, हम वहां की जनता से हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे। देखिए, ललन सिंह ने, जो जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष हैं इस समय, उन्होंने बयान दिया कि जहां कांग्रेस पार्टी लड़ रही थी उस समय इन लोगों ने तुरंत फुरत अगर बीच में अलायंस की बैठक होती तो करा सकते थे, जिसमें डिले हुआ। नीतीश कुमार ने भी उस समय, आपको याद होगा कि कुछ ऐसा ही बयान दिया था कि कांग्रेस ध्यान नहीं दे रही है गठबंधन वाले इश्यूज पर। तो क्या ये चीज़ें शॉर्ट आउट करेंगे ये लोग? कहीं ना कहीं जो मन मुटाव है अंदर ही अंदर, मनभेद जो है, उस मनभेद को खत्म करने की चेष्टा होगी, चाहे वो मनभेद अखिलेश यादव के हवाले से हुआ या दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के हवाले से हुआ, आम आदमी पार्टी के हवाले से हुआ। क्या ये मनभेद इस बार की बैठक में आपको लगता है कि दूर होना चाहिए? देखिए पुष्प रंजन जी, मेरी पत्नी मुझे 100 बार दिन में कोई बात कहती है, उल्हाना देती है, ताने मारती है, मेरे को बुरा नहीं लगता। मेरे बेटे अगर कुछ कहते हैं मुझे बुरा नहीं लगता, बल्कि पिताजी जब मुझे डांटते थे 50 साल की उम्र में, पिताजी कहते थे तुम मूर्ख हो, तुम्हें अकल नहीं है, मुझे अच्छा लगता था। देखिए, अगर आप दूसरे के शुभचिंतक हैं और आप इसलिए उल्हाना देते हैं, इसलिए डांटते हैं कि आप चाहते हैं कि वो सुधरे, ये मनभेद नहीं है। लेकिन अगर मेरे को लगता है किसी की भावना मेरे प्रति अच्छी नहीं है, अखिलेश ने साफ साफ कह दिया कोई आपसी भेद नहीं है, हम लोग मिलजुल के लड़ेंगे। जयंत चौधरी जितनी उत्तर प्रदेश में मेहनत कर रहे हैं, कोई नेता मेहनत नहीं कर रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कोई मनभेद नहीं है, कोई मतभेद नहीं है छोटे मोटे टिप्पणियों को, क्योंकि आपस ये इनकी मजबूरी है। हम जैसे लोगों से ज्यादा अखिलेश यादव की और जितने भी नेता हैं इनकी मजबूरी है। अगर इन्होंने नहीं लड़ा तो इसके बाद ये तो पता नहीं इनका भविष्य क्या होगा, और बीजेपी के भी आधे नेताओं का क्या भविष्य होगा। अभी तो अडवाणी जी को कहा गया है कि राम जन्मभूमि मत जाइएगा, जोशी जी को नहीं कहा गया, जबकि जोशी जी उसी काशी के एमपी रहे हैं, उनसे कहा गया मत जाइएगा। इसलिए मतभेद मनभेद कुछ नहीं है। अगर नहीं सुधरेंगे तो हम जैसे लोग तो जो देश का हित चाहते हैं हम सफर करेंगे, उससे ज्यादा ये लोग सफर करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर सुधीर सक्सेना, आपसे एक और सवाल मैं बीच में जानना चाह रहा था। पीडीपी की प्रमुख है महबूबा मुफ्ती। महबूबा ने अपना बयान दिया था रिसेंटली इसी के हवाले से कि हिमाचल और कर्नाटक के चुनावी नतीजों के बाद कहीं ना कहीं हम सब लोग लापरवाह हो गए थे, खुशफहमी पाल बैठे थे कि आने वाले दिन आसान होंगे, लेकिन चुनावी नतीजों ने विपक्षी गठबंधन के लिए चुनौतियां बढ़ा दी हैं। तो महबूबा मुफ्ती की नीयत, कई बार वो दाएं बाएं भी जाती हैं, कई बार उनकी लाइन भी गठबंधन से थोड़ा हट के होती हैं, तो आप उसे किस नजरिए से व्याख्या करना चाहेंगे? चाहे मुफ्ती महबूबा हो या दक्षिण में स्टालिन हो या किसी अन्य राज्य में कोई और हो, क्षेत्रीय या स्थानीय तकाजों के तहत वे लोग प्रश्न करेंगे, प्रति प्रश्न भी करेंगे, संदेह भी व्यक्त करेंगे। लेकिन राष्ट्रीय परिदृश्य में मैंने पहले ही कहा कि कांग्रेस बिग ब्रदर या मुख्य खिलाड़ी की भूमिका में है, तो उसको ये सारे प्रश्न न सिर्फ सुनने पड़ेंगे बल्कि उसका संतोषजनक समाधान भी करना पड़ेगा। नतीजे क्या निकलते हैं, लेकिन देश में लोकतंत्र के हित में भारतवर्ष को एक मजबूत INDIA की जरूरत है, ताकि यहाँ पर संवैधानिक और सेक्युलर मूल्य जीवित रह सकें। सवाल कांग्रेस का या सपा का या बसपा का नहीं है, सवाल यह है कि भारतवर्ष में लोकतंत्र जीवित रहता है या नहीं। और सवाल निलंबन का भी नहीं है कि 90 का निलंबन हुआ कि 100 का हुआ कि 50 का हुआ कि नहीं हुआ। सवाल संसद में प्रतिपक्ष के प्रति सलूक और असहमति के प्रति आदर का है। सत्तारूढ़ दल में अगर असहमति के प्रति या विपक्ष के प्रति या प्रतिपक्ष के प्रति या ना इत्तेफाकी के प्रति अगर सम्मान नहीं रहेगा तो जाहिर है कि लोकतांत्रिक मूल्य ध्वस्त होंगे। और बच्चों का गुनाह इतना बड़ा नहीं था कि उनके ऊपर इतनी बड़ी गंभीर धारा लगाई जाती। आज से लगभग 95 वर्ष पहले सरदार भगत सिंह शहीद आजम ने जो उत्क्रम किया था, यह उत्क्रम उसकी कहीं ना कहीं याद दिलाता है। उन्होंने भी किसी की हत्या नहीं की थी, कोई बम नहीं फोड़ा था। उनके उपक्रम का या उनके जो दुस्साहसिक कार्य का प्रयोजन यही था कि
लोगों तक लोगों की बात पहुंचाई जा सके, सत्ता तक लोगों की बात पहुंचाई जा सके। भारतवर्ष में जिस तरीके से बेरोजगारी फैली हुई है, तो युवा वर्ग के 2-3 बच्चे अगर इस तरह का उपक्रम करते हैं तो उन्हें गंभीरता से सुना जाना चाहिए और जिस बात को लेकर वो ये दुस्साहसिक उपक्रम कर रहे हैं उसका समाधान किया जाना चाहिए। लेकिन बजाय बेरोजगारी दूर करने के, नौकरियां सृजित करने के, अगर उनके खिलाफ इस तरह की धाराएं लगाई जाती हैं तो उससे सत्ता पक्ष के रवैये और उसकी निरंकुशता का कहीं न कहीं आभास होता है। और भारतीय जनता पार्टी तो आज की तारीख में जिस तरीके से चुनाव लड़ रही है या 12 महीने इलेक्शन मोड में रहती है, उससे तो ये लगता है कि भारतवर्ष में कोई धर्म युद्ध हो रहा है और उस धर्म युद्ध में जो सत्ता पक्ष है वही सही है और बाकी सब जो है उसके खिलाफ जिन लोग लड़ रहे हैं वो अधर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये बड़ी खतरनाक बात है। और अब जिस डॉक्टर तरीके साहब देखिए, इलेक्शन मोड में तो गठबंधन को भी आना पड़ेगा, आपको नहीं लगता कि? बिल्कुल आना पड़ेगा और ज्यादा गंभीरता से आना पड़ेगा और उन मुद्दों को उठाना पड़ेगा जो मुद्दे आवाम के लिए मायने रखते हैं। वो सिर्फ संवैधानिक मूल्यों के साथ साथ महंगाई या बेरोजगारी या मुद्रास्फीति या चिकित्सा या तालीम या अन्य चीजों से भी कहीं ना कहीं ताल्लुक रखते हैं। आप तो भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से प्रतिक्रियावादी या पुनरुत्थानवादी पार्टी है और जिस तरीके से मंदिर के अलावा, मस्जिद के अलावा उसके पास कोई मुद्दा नहीं है, हेटेड स्पीच के अलावा उसका कोई एजेंडा नहीं है, वो तो आप तो ईसा पूर्व के जमाने में आपको लोगों को ले जा रहे हैं। तो हमें 21वीं शताब्दी में और आगे बढ़ना है। हमें जो ईसा पूर्व के जमाने में त्रेता या द्वापर कलयुग में नहीं जाना है, बल्कि हमें आगे के तकाजों को ध्यान में रखते हुए इस तरह की व्यापक नीति अख्तियार करनी पड़ेगी जिसमें सबके लिए अवसर हो, सबके लिए सम्मान हो और सामाजिक सुरक्षा के लिए कोई ना कोई उपक्रम किया जाए। तो INDIA की जिम्मेदारियां बहुत बड़ी हैं। कांग्रेस की जिम्मेदारी केंद्रीय स्तर पर और बड़ी है, उसको बड़प्पन दिखाना होगा, सबको साथ में लेकर चलना होगा। उसको थोड़ा बहुत तात्कालिक नुकसान उठाना पड़ सकता है, लेकिन अगर वो ऐसा कदम नहीं उठाएगी तो मुझे लगता है कि INDIA का जो एक सपना है वो शायद पूरा ना हो सके। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से अश्वमेध के मूड में मैदान में खड़ी है, शायद एक बार फिर वो और INDA या अन्य दलों को शिकस्त देने में कामयाब हो जाए। बहुत अच्छा सुझाव है डॉक्टर सुधीर सक्सेना। आप प्रोफेसर अखिलेश स्वामी जी से एक अंतिम सवाल। योगेंद्र यादव ने 3 एंगल बताए इसके कि क्या पैरामीटर्स होने चाहिए इंडिया गठबंधन की आज की बैठक की। पहला कि विपक्षी दलों के नेता इस बैठक में आए ताकि ये संदेश जाए कि अलायंस बरकरार है। दूसरा, सीट शेयरिंग का टाइम टेबल। और तीसरा, एक मिनिमम कॉमन एजेंडा या उसका कोई ढांचा ताकि लोगों को पता चल सके कि अलायंस की नीति क्या है। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है जो मेरी दृष्टि से वो ये है कि लीड कौन करेगा। लीड यानी कि वो चेहरा जो कि इंडिया अलायंस को लेके चले और वो प्रधानमंत्री का चेहरा ही बने, भविष्य के प्रधानमंत्री का चेहरा बने। तो इस जब तक ये लीड फेस को क्लियर नहीं करेंगे तो शायद ये आपस में ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम और तमाम चीज़ें कहीं ना कहीं जाके अटक सी जाती है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? नहीं, देखिए पुष्प जी, मैं ये सोचता हूं अगर ममता बनर्जी को फेस बना दिया जाए तो बंगाली तो सारे वोट दे देंगे। देखिए, जो यूनियन ऑफ स्टेट्स की बात है, तमिलनाडु वाले चाहते हैं स्टालिन बने, महाराष्ट्र वाला चाहते हैं उद्धव ठाकरे बने, यूपी वाले चाहते हैं अखिलेश बने। सबकी अपनी अस्मिताओं का प्रश्न है। नीतीश कुमार को और लालू यादव को बिहार वाले चाहते हैं, कर्नाटका वाले खड़गे साहब को चाहते हैं। ये अस्मिताओं का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, मैं कह रहा हूं 3 चीजें अगर मिनिमम प्रोग्राम में 3 चीजें रख दी जाएं। पहला, अग्निवीर योजना आते ही सबसे पहले दिन ये अग्निवीर योजना को वापस कर दिया जाएगा। बच्चों को जिस प्रकार से नौकरी मिलती थी सेना के अंदर, वही 15-20 साल की नौकरी होगी, उनको सम्मान मिलेगा और उनके शहादत पे उनको 1 करोड़ मिलेगा, जैसे पंजाब के अंदर वहां के चीफ मिनिस्टर दे रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2, अगर हिम्मत हो, इंदिरा गांधी में हिम्मत थी, जैसे ही सरकार बनेगी अडानी को जितनी भी सरकारी संपत्तियां दी गई हैं सारी नेशनलाइज कर ली जाएंगी और जो बच्चों को 12-12, 14-14 हजार में नौकरी करनी पड़ रही है क्योंकि प्राइवेटाइजेशन बढ़ता जा रहा है और जो ये हॉस्पिटल्स लूट रहे हैं लोगों को और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस लूट रहे हैं, इनको लूटने नहीं दिया जाएगा। पूरे हिंदुस्तान में चिरंजीवी योजना चलाई जाएगी। हमारे जैसे लोग 850 रुपए साल देंगे और 25 लाख का इंश्योरेंस लेंगे। आज मैं 75,000 रुपए देता हूं और 6 लाख का इंश्योरेंस है मेरा।
हर आदमी को, क्योंकि अधिकार है कि उसको चिकित्सा मिले। 5 किलो अनाज 150 का देते हैं और जीएसटी पेट्रोल डीजल के माध्यम से 1000 वसूलते हैं। लेकिन जनता को समझना होगा, समझाने से जनता नहीं समझेगी जब तक हिंदू मुसलमान में नहीं उलझन से बाहर आएगी और अपने हित को पहचानेगी। अगर जनता अपने हित को नहीं पहचान रही है, इसका माने लोकतंत्र खतरे में। बहुत अच्छी बात आपने कही। इस संक्षिप्त बातचीत में आप दोनों की शिरकत के लिए आभार मैं व्यक्त करता हूं और हम आगे भी कार्यक्रम में जुड़े रहेंगे अपने दर्शकों से। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इंडिया गठबंधन की बैठक के थोड़ा पहले हम लोगों ने एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया था। इस पर हमारे 2 मेहमान थे। यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा? TV6 न्यूज़ नेटवर्क को लॉगिन करें, सब्सक्राइब करें, पसंद करें और अपनी प्रतिक्रिया दें। आपकी प्रतिक्रियाओं का हमें इंतज़ार रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।